भू आकृति हम लोगों का मेन चैप्टर है, जिसमें हम लोग कई प्रकार की भूमियों की आकृति जो बनती है उसको पढ़ना है और उसको समझना है। उसको हम लोग तरह तरह के डायग्राम्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए आसान हो सकता है। भू आकृति में क्या क्या होता है, पहले हम लोग एक शॉर्ट चर्चा करते हैं। जैसे भूमि की बहुत तरह की आकृतियाँ बनती है। कहीं आप देखते हैं कि घाटी बन गई है, कहीं आप देखते हैं कि पर्वत बन गई। तो घाटी कैसे बनी, पर्वत कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें कौन सी क्रिया काम की, पृथ्वी की ऐसी कौन सी क्रिया काम की जिसके द्वारा कि पर्वत का निर्माण हो गया या घाटी का निर्माण हो गया, खाई का निर्माण हो गया। ये हमारे पास प्रश्न उठता है। उन प्रश्नों को हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे आकृतियाँ हम लोग स्थलाकृतियाँ देखते हैं भूमि की। जैसे नदियों का आप स्वरूप देखते हैं, कहीं चौड़ा देखते हैं, कहीं पतला देखते हैं, कहीं आप गहरा देखते हैं, कहीं कहीं नदियाँ देखते हैं कि ऊपर से बहुत नीचे गिर रही हैं, कटाव करके वहाँ पर काफ़ी खाई बना चुकी हैं, जो फिल्मों वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि भूमि पर बनने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनका निर्माण किन कारणों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक क्रिया की वजह से होता है, बाह्य क्रिया की वजह से होता है, कौन से क्रिया की वजह से होता है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये आंतरिक क्रिया से होने वाली कुछ परिवर्तित स्थलाकृतियों को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हमारे लिए ये 4 आकृति हैं जिनको हम लोगों को समझना है। अब ये आंतरिक क्रिया कौन कौन से होते हैं। जैसे एक क्रिया वलन की क्रिया होती है, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है वलन की क्रिया, वलन द्वारा बनने वाला स्थलाकृति की हम लोग बात कर रहे हैं। अब वलन से किस किस तरह के, जैसे कैसी आकृति बन सकती है। देखिए यहाँ 2 फिगर हम लोग बनाए हैं, एक फिगर ये है, दूसरी फिगर वहाँ पर वो है। अब ये दोनों फिगर में देखिएगा क्या डिफरेंस है और क्या असमानता है। तो हम लोग एक सरफेस लेते हैं, एक सरफेस हम लोग ऐसे लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये अर्थ है, अर्थ का ये ऊपरी सरफेस है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो लेयर बाय लेयर बना हुआ है। इसका जो धरातल का भाग है वो लेयर बाय लेयर बना हुआ है। मान लीजिए ऐसे लेयर बाय लेयर ये सब बना हुआ है। ये एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ। इसी तरह नीचे वाला हम लोगों ने मान लिया कि ये तीसरा लेयर है। तो ये जो लेयर बाय लेयर बना हुआ है, तो इस लेयर बाय लेयर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इस आकृति में किसी प्रकार का तोड़ होता है, चेंज होता है, तो हमको पता चल जाएगा कि इस लेयर में कैसे चेंज हुआ। मान लीजिए एक बल, वलन की क्रिया जैसे हम लोगों ने चर्चा किया अभी, वलन की क्रिया को इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। तो फोल्ड में क्या होता है, मान लीजिए 2 तरफ से इस पे बल करें, ये भूभाग है, इस पर 2 तरफ से बल काम कर सकता है आंतरिक क्रिया के रूप में। पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के रूप में 2 तरह से बल काम कर सकता है। एक काम करता है कि इधर से फोर्स आया और इधर से फोर्स काम आया, ये दोनों ही तरफ से फोर्स एक ही दिशा में हमारे आ रहे हैं। अगर ये वाला हम पोर्शन मिडिल वाला मान रहे हैं, तो दोनों एक ही तरफ इधर बल लगा रहे हैं। तो जब दोनों एक तरफ बल लगाते हैं, तो इस तरह से अब क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपरी सरफेस में अचानक ऐसे 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 पोर्शन बन जाएगा। जैसे पर्वत आप देखते हैं, तो पर्वत देखते हैं अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन क्यों हुआ, तो उसमें जब दोनों तरफ से बल उस पर लगाया गया, तो दोनों तरफ से बल लगने के कारण पर्वत जो है अप एंड डाउन हो गए। एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि जैसे आप स्प्रिंग को लेते हैं, और बचपन में खेले होंगे, चाहे अभी भी कभी मन आता होगा तो खेलते होंगे। स्प्रिंग क्या होता है कि ऐसे जब उसको आप दबाते हैं तो अप एंड डाउन हो जाता है। तो ये क्रिया जब दोनों तरफ से किसी चीज़ पर बल लगता है, तो बल लगने की वजह से जो अप एंड डाउन उसमें क्रिया हो जाती है, उसी क्रिया को हम लोग वलन क्रिया कहते हैं। जो पृथ्वी के वलन क्रिया की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो पृथ्वी के वलन क्रिया से 2 तरह की आकृति बनेगी। अब इसमें होगा क्या, ये जो भाग इसका देख रहे हैं, सरफेस हम लोग देख रहे हैं, इस सरफेस में परिवर्तन हो जाएगा। अब कैसे जैसे परिवर्तन होगा हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ परिवर्तन की बात हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला लेयर था, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, तीनों लेयर हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं। इस लेयर को में देखेंगे ये दोनों पोर्शन ऊपर एक समान जगह पर उपलब्ध है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन जो है ये अलग हो गया है, इस लेयर से टूटकर अलग हो गया है।
ये चीज अब बलन क्रिया के वजह से हुआ। इसमें क्या हुआ सो समझना है हम लोगों को। जैसे जब इस पर दोनों तरफ से बल लगा और बल लगने के वजह से बीच वाला भाग यथावत रह गया। यहाँ देखेंगे बीच का भाग हम लोग यथावत दिखा रहे हैं और दोनों साइड का भाग टूटा और टूट कर ऊपर की तरफ उठ गया। ये ऊपर उठ गया है और इधर वाला भाग ऊपर उठ गया है। तो ये ऊपर दोनों तरफ के साइड के भाग उठने के वजह से यहाँ पर देखिएगा डाउन वाला पोर्शन बन गया है। ये पोर्शन काफी नीचे चला गया है और यहाँ पर एक खाई का निर्माण हो गया है। खाई यानी ये बहुत बड़ा जब स्वरूप हो जाता है, गड्ढा बन गया। तो ये बहुत बड़ा गड्ढा जो रूप है, ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, इसको घाटी के नाम से जानते हैं। अब ये घाटी मतलब दोनों तरफ ऊंची भूभाग है और बीच का पोर्शन पूरा नीचे वाला पोर्शन रह गया। इसी पोर्शन को जो है, इसी भाग को जो है रैंप घाटी के नाम से जाना जाता है। तो रैंप घाटी में आपको क्वेश्चन क्या हुआ ना कि रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बात, रैंप घाटी का निर्माण वलन क्रिया के द्वारा होता है, फोल्ड के द्वारा होता है। जो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है, उस आंतरिक क्रिया में जब फोल्ड वाला फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन काम करता है, कंप्रेशन का क्रिया, बल इस पर काम कर रहा है, दोनों तरफ से दबाव लगता है। तो उस बलन क्रिया द्वारा पृथ्वी के जब बीच वाला भाग किसी सरफेस का यथावत रहता है और दोनों साइड वाला भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो इस प्रकार से जिस भू आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग रैंप घाटी के नाम से जानते हैं। और ये रैंप घाटी का एक एग्जाम्पल हम लोगों को चाहिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा करता है कि कौन ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस प्रकार की घाटी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग घाटी यहाँ जोड़ लेंगे, क्योंकि दिहांग वाले भाग में ही इसका निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग घाटी जो है वो रैंप घाटी का एग्जाम्पल होता है। दूसरा हम लोग लेते हैं आगे की ओर। अब इसी क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि बलन के वजह से दोनों साइड वाला पोर्शन ऊपर उठा था। अब फिर हम लोग एक और स्थिति बनेगी कि साइड वाला यथावत रहेगा और बीच वाला भाग ऊपर उठ सकता है। मतलब दोनों तरफ से बल लगा, तो बल लगा तो जहां हम लोग देखें कि बीच वाला भाग यथावत रह गया था और दोनों साइड वाला पोर्शन ऊपर उठ गया था, दोनों साइड वाला भूभाग ऊपर उठ गया था। यहाँ पर अब एक ऐसी क्रिया होगी कि दोनों साइड वाला भाग यथावत रहेगा और बीच वाला भाग जो है ये ऊपर उठ जाएगा। तो जब बीच वाला भाग ऊपर उठेगा तो इस दोनों समतल भूभाग के मतलब समान भूभाग के सापेक्ष में यहाँ पर एक पर्वत का स्वरूप बन जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये पर्वत किस क्रिया द्वारा निर्मित हुआ? तो बलन क्रिया द्वारा निर्मित हुआ। तो जब बलन क्रिया द्वारा पृथ्वी के सभी भूभाग, आसपास के भूभाग यथावत रहते हैं और उसका बीच वाला भूभाग ऊपर उठ जाता है, तो इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ही हार्ज पर्वत के नाम से जाना जाता है। हार्ज पर्वत वह पर्वत है जो पृथ्वी के आंतरिक क्रिया यानी फोर्स ऑफ कंप्रेशन के अंतर्गत जो उसके भूभाग में परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन में दोनों ही साइड के भाग, दोनों ही अगल बगल के भाग यथावत रहते हैं और बीच का भूभाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसी क्रिया से बने हुए स्वरूप को, पहाड़ी को या पर्वत को हम लोग हार्ज पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है जर्मनी में है, हार्ज पर्वत, जर्मनी का हार्ज पर्वत, ये काफ़ी पॉपुलर पर्वत है जिसका जो इसका एग्जाम्पल होता है। यानी हार्ज पर्वत का एग्जाम्पल क्या है? तो जर्मनी का हार्ज पर्वत। कैसा पर्वत है? तो पृथ्वी के वलन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन। इस पर जो है वलन का जो है जब संपीड़न बल काम करता है तो संपीड़न बल के कारण इसमें आपस एक दिशा में खिंचाव होता है, जिसके वजह से बीच का भूभाग ऊपर उठ गया और ऊपर उठने से जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसे हार्ज पर्वत कहते हैं। ये दोनों हम लोगों ने देखा था, एक में साइड वाला भाग ऊपर उठा है और रैंप घाटी में, और बीच वाला भाग यथावत रहा है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि बीच वाला भाग ऊपर उठ गया और साइड वाला भाग यथावत रह गया। तो ये हम लोग एक पर्वत देखें और एक घाटी देखें। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक और बल यहाँ पर काम करता है। यही सरफेस पर फिर हम लोग पहुँचते हैं। जो ये सरफेस हम लोग देख रहे हैं, इस सरफेस पर फिर से हम लोग बल लगाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बल जो देखा था, ये संपीड़न बल दोनों एक दिशा में लग रहा था, मतलब फोर्स ऑफ कंप्रेशन का जो बल था वो एक दिशा में था।
अब हम लोग देखेंगे ये जो बल है इसको अपोजिट दिशा में हम लोग ले चलते हैं। एक बल इस पर अपोजिट दिशा में काम कर सकता है, जो सेम दिशा में काम कर रहा था, सेम डायरेक्शन में। अब एक बल ये इधर खींच सकता है और एक बल इधर खींच सकता है। तो दोनों जब बल अपोजिट दिशा में यहाँ पर हम लोग काम करेंगे तो ये बल तनाव बल कहलाता है, फोर्स ऑफ टेंशन। तो फोर्स ऑफ टेंशन यानी तनाव बल के कारण भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब तनाव बल जब काम करेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ जो अर्थ है, इस अर्थ में क्या होगा, तोड़ आएगा। ये भूमि का जो भूभाग है, इस भूभाग में तोड़ होगा, मतलब ये टूटेगा। और बीच से इसका टूटना, तो जब ये बीच से टूटेगा तनाव बल के कारण, तो अब क्या होगी, जैसे ऊपर वाला सरफेस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर वाला सरफेस फिर हम लोगों ने देखा, ये भी ऊपर वाला सरफेस है, और यहाँ जो ऊपर वाला सरफेस है ये चला आया है नीचे की तरफ। ये बीच वाला सरफेस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बीच वाला सरफेस है, यहाँ बीच वाला सरफेस है, ये बीच वाला सरफेस हम लोग देखें कि ये चला आया फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ जो दिख रहा है इसका मतलब है तनाव बल जो इस पे काम किया है, इधर बल लगा है और इधर बल लगा है। इस बल के काम करने के वजह से हम लोगों ने देखा कि इसका बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस गया है, क्योंकि इधर का अलग हट गया भूभाग, इधर का भूभाग अलग हट गया, तो ये बीच वाला भाग क्या हुआ, नीचे की तरफ धंस गया। अब नीचे की तरफ जो ये भाग धंस गया, इसी भाग के धंसने के वजह से फिर से घाटी का निर्माण हो गया। मतलब ये जो घाटी अब बन रहा है, इस घाटी को हम लोग किस तरह की घाटी कहेंगे, ये घाटी हमारी भ्रंश घाटी कहलाती है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड प्रयोग होता है रिफ्ट वैली। और ये भ्रंश घाटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा करता है, क्योंकि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी भी जो है, ये जो घाटी बनाती है, ये घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। ताप्ती नदी है तो ताप्ती नदी की जो घाटी है वो भी भ्रंश घाटी बनाती है। दामोदर नदी है, दामोदर नदी की जो घाटी बनती है वो भी भ्रंश घाटी बनती है। यहाँ एक और क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन सी नदियाँ घाटी नहीं बनाती हैं। तो अब ये कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा कि उसमें भी आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती इन लोगों का एग्जाम्पल मिलेगा कि ये नदियाँ जो हैं वो घाटी नहीं बनाती हैं। लेकिन ये जो घाटी है, ये घाटी कहीं पार्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, और वो जो घाटी जब वो गिरती हैं, जहाँ जा कर के वो मिलती है, वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ डेल्टा की बात होती है, और डेल्टा जो होता है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, वहाँ इस तरह का प्रश्न होता है। तो ये नर्मदा ताप्ती नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब ये घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती घाटी, दामोदर घाटी जो है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, तो भ्रंश घाटी का है। मतलब ये तनाव बल के कारण इनका निर्माण हुआ है। तनाव बल के कारण दोनों किनारे का भाग जो है यथावत रहा है और बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस गया है। तो इस तरह से बनने वाले घाटी को हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। आगे फिर हम लोग एक और देखते हैं। फिर इसी तनाव बल के कारण यहाँ जो बीच वाला भाग नीचे धंसा है, अब एक स्थिति आएगी कि बीच वाला भाग यथावत रहेगा, जहाँ है वहीं पर रहेगा, स्थिर रहेगा, और दोनों साइड का किनारा हमारा धंस जाएगा। जब साइड का किनारा स्थिर रहता है और बीच में धंस सकता है, तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट भी होगा, बीच वाला स्थिर रहेगा और साइड वाला भी धंस सकता है। तो यहाँ हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। तनाव बल के कारण ही दोनों तरफ जो बल खींचा, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, तो खींचने के कारण बीच का भाग यथावत रह गया, ये बीच वाला पोर्शन यथावत रह गया, और दोनों किनारे हमारे नीचे की तरफ धंस गए। तो जब दोनों किनारे के भाग हमारे नीचे की तरफ धंस गए, तो इससे अब बीच वाला भाग ऊंचा दिखने लगा साइड के रिस्पेक्ट में। तो ये एक पर्वत का निर्माण हो गया, और ये जो पर्वत का निर्माण हो गया, इसी पर्वत को हम लोग अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत वह पर्वत है जिसका निर्माण पृथ्वी के तनाव बल के कारण, फोर्स ऑफ टेंशन के कारण, दोनों ही आसपास के भूभाग के धंसने से होता है, और जिसके सापेक्ष में बीच वाला भाग ऊंचा रह जाता है, पर्वत का स्वरूप बन जाता है। तो इस प्रकार से बनने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत हम लोग कहते हैं। फिर पर्वत के एग्जाम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन है, तो अमेरिका में सियरा नेवादा है। सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल होता है। फिर अमेरिका में ही सतपुरा पर्वत है। तो अमेरिका का सतपुरा पर्वत जो है वो भी जो है अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल होता है। और
सतपुरा पर्वत, भारत का सतपुरा पर्वत, भारत का सतपुरा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का या अवरोधी पर्वत का एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं भारत के भूभाग में। और पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं तो पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, वो साल्ट रेंज जो पाकिस्तान का है वो जो है वो भी ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल पूछता है कि निम्न में से ऐसे पूछेगा कि साल्ट रेंज किस प्रकार के पर्वत का एग्जाम्पल है, तो साल्ट रेंज जो है हमारे ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। या फिर ये पूछ सकता है कि साल्ट रेंज पर्वत का निर्माण किस क्रिया द्वारा, पृथ्वी के किस क्रिया द्वारा हुई है, तो साल्ट रेंज पर्वत का निर्माण जो है पृथ्वी के तनाव बल के कारण होने वाले भू आकृति परिवर्तन में हुआ है। ये आपका आंसर हो जाता है। ये था हम लोगों का अभी आंतरिक क्रियाओं के कारण, पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के कारण होने वाले परिवर्तन यानी बनने वाले स्थलाकृतियों की बात हम लोगों ने यहाँ पर किया है।